सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को रेणु चतुर्वेदी और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। भाई आरती, बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है ना? जी बहुत दिनों बाद। और बताइए रेणु जी, कैसी हैं आप? बस बढ़िया चल रहा है। देखो आज बड़ा खास दिन है, मौनी अमावस्या है जी। और इसलिए हम उसकी तो थोड़ी जानकारी देंगे ही। वहीं जहां आज सखी विशेष में हम तंजौर बाला सरस्वती नृत्यांगना की बात करेंगे, वहीं आज स्मृति दिवस है पंडित दीनदयाल उपाध्याय का, तो उनके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी देंगे ना? जी हाँ बिल्कुल। और पर्यटन भी तो है आज। पर्यटन में विशाखापत्तनम जाएंगे हम जरूर। और सुंदर आशियाना कैसे बनाएं, कैसे उसको साज सज्जा से सजाएं, इस पर भी कुछ बात करेंगे। बिल्कुल। तो ऐसी बहुत सारी बातें हम सखियों करेंगे ही, और जाहिर है कि आपकी पसंद के गीत भी हम लेकर आए हैं जी। और आज बड़ा खास दिन है, जन्मदिन है थॉमस अल्वा एडिसन का, जिन्होंने बहुत सारे आविष्कार किए हैं और हमें तो लगता है कि सबसे अधिक आविष्कार करने वाले ये वैज्ञानिक हैं। तो इनके बारे में बातचीत करेंगे। ये अमेरिका के वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन, जिन्होंने, जैसा कि अगर हम सामान्य तौर पर देखें तो बल्ब, फोनोग्राफ, जो हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, बेल टेलीफोन, चलचित्र कैमरा, और उसी के जो क्रम में जो भी चीज़ें बीच बीच में बनी, जैसे कि किनेटोस्कोप, इन सब का भी आविष्कार उन्होंने किया। जी। और आज उनका जन्मदिन है और एडिसन का जन्म ओहियो राज्य के मिलैन शहर में आज ही के दिन सन 1847 ईस्वी को हुआ। बचपन से ही बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के थे और उनकी माँ ने 6 वर्ष की आयु तक उन्हें घर में ही शिक्षा दी। विद्यालय में इनकी शिक्षा 3 महीने तक ही बस हुई। इसके बावजूद एडिसन ने ह्यूम, सेयर, बर्टन और गिब्बन के महान ग्रंथों और उनकी जो भी डिक्शनरी थी, डिक्शनरी ऑफ साइंसेस का अध्ययन कर, ये सारे अध्ययन जो उन्होंने 10 वर्ष की उम्र तक पूरे कर लिए थे। जी रेणु जी। और जब उनकी उम्र बहुत कम थी तो वो फल और समाचार पत्र बेचा करते थे, जिससे हर रोज उनको $1 की कमाई होती थी, जिसे वो परिवार को दे दिया करते थे। और तार प्रेक्षण में निपुणता हासिल करके 20 वर्ष की आयु तक एडिसन ने तार कर्मचारी के रूप में नौकरी भी की। जब उनके पास समय बचता उसे वो नए प्रयोग और परीक्षण में लगा देते थे। इस तरह 1869 ईस्वी तक उन्होंने अपने सर्वप्रथम आविष्कार विद्युत मतदान गणक को पेटेंट कराया और नौकरी छोड़कर वो प्रयोगशाला में आविष्कार करने में लग गए और 1870 से लेकर 76 तक अनेक आविष्कार किए उन्होंने। जी हाँ। और देखो, जैसा कि आरती तुमने बताया ना कि शुरू में कि किस तरह से बहुत अर्थ का अभाव था, यानी पैसे की कमी थी, उसके बावजूद नौकरी छोड़कर आविष्कार करना, ये बहुत आत्मविश्वास की बात है। और इस साहस का जो उन्होंने परिचय दिया, तो उसका परिणाम यह है कि सबसे अधिक आविष्कारक बन गए, सबसे अधिक चीज़ों के आविष्कार करने वाले। और इस तरह से उन्होंने एक ही तार पर 4-6 संदेश अलग अलग भेजने की विधि खोजी, स्टॉक एक्सचेंज के लिए तार छापने की स्वचालित मशीन को सुधारा और टेलीफोन यंत्र का विकास किया। और सन 1875 में साइंटिफिक अमेरिकन में इथरीय बल पर खोजपूर्ण लेख प्रकाशित किया। सन 1878 में फोनोग्राफ मशीन भी उन्होंने पेटेंट कराई और 1869 में ही एडिसन ने 40 घंटे से अधिक समय तक बिजली से चलने वाला जो हम आज बल्ब देखते हैं उसका आविष्कार किया। तो इस तरह से उन्होंने एडिसन प्रभाव की खोज की, जो कालांतर में जो आज हम वर्तमान रेडियो वॉल्व के जन्मदाता हैं जो देख रहे हैं, उसके वो जन्मदाता सिद्ध हुए। जी बिल्कुल। और प्रकाश ऊष्मा पर 10 वर्षों में विद्युत के उत्पादन और त्रितारी वितरण प्रणाली के साधनों और विधियों पर भी प्रयोग किया। इसके अलावा भूमि के नीचे केबल के लिए विद्युत के तार की रबर और कपड़े में लपेटने का तरीका खोजा उन्होंने, और डायनेमो और मोटर में सुधार किया, और प्रथम विश्व युद्ध में जल सेना सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष बनकर 40 युद्ध उपयोगी आविष्कार भी किए। और पनामा पैसिफिक प्रदर्शनी में 21 अक्टूबर सन 1915 को एडिसन दिवस का आयोजन करके विश्व कल्याण के लिए सबसे अधिक आविष्कार करने के लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया। बिल्कुल। इस तरह से बहुत अथक परिश्रम उन्होंने किए और 1093 आविष्कार उन्होंने किए। अपने आप में बहुत कह सकते हैं कि बहुत अद्भुत सी बात है जी। तो हमें ऐसे आविष्कारकों से प्रेरणा लेनी चाहिए। हालांकि हम उन तक तो कभी नहीं पहुंच सकते, लेकिन हाँ यह है कि चाहे वो किसी भी चीज़ की कमी हो, शरीर में किसी चीज़ की कमी हो, पैसे की कमी हो, समय की कमी हो, या कोई और तकलीफें हों, उससे हमें हार नहीं माननी चाहिए। तो हम उन्हें याद करते हैं और नमन करते हैं थॉमस अल्वा एडिसन को। जी। और रेणु जी, क्या एक गीत सुन सकते हैं? हाँ हाँ जरूर, हम समझ रहे हैं तुम्हारा मन कर रहा है। जी बिल्कुल।
रोशन हो गई महफिल ना जी जिसके बिल्कुल। नाम से। तो कुछ ऐसे ही लोग भी होते हैं कि जिनका नाम कुछ ऐसा कर जाते हैं कि हम जी उनका नाम आज भी याद करते हैं ना। बिल्कुल, रोशनी फैला जाते हैं पूरे जगत में, पूरी दुनिया में। जी हाँ। सखी विशेष में आज हम तंजौर बाला सरस्वती की बात करने जा रहे हैं। तंजौर बाला सरस्वती शास्त्रीय नृत्य कला भरतनाट्यम के लिए जानी जाती हैं। इन्हें टी बाला सरस्वती जी भी कहा जाता है। इनका जन्म 13 मई सन 1918 को मद्रास में हुआ, जो आज हम चेन्नई के नाम से जानते हैं। इनके पूर्वज नृत्य और संगीत में रचे बसे थे। उनके घर में वही वातावरण था। जी बाला सरस्वती जी की दादी बहुत प्रभावशाली संगीतकार थीं और उनकी माँ भी एक गायिका थी। बाला सरस्वती जी दक्षिण भारत से बाहर आने वाली पहली महिला थी जो उन्होंने परंपरागत शैली का प्रदर्शन किया। जी और वो भी दक्षिण भारत से सीधे वो गई कोलकाता में, जाके उन्होंने अपनी नृत्य प्रस्तुति दी। तंजौर बाला सरस्वती जी इतनी बेहतरीन नृत्यांगना थी कि सुप्रसिद्ध फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे ने उन पर एक वृत्त चित्र बनाया जिसका नाम रखा बाला सरस्वती। जी रेणु जी, और बाला सरस्वती जी उस समय के मंदिर, संगीतकारों और नृत्यांगनाओं के पारंपरिक परिवार की 7वीं पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करती थी वो। और बाला सरस्वती जी की एक संगीत से समृद्ध परिवार में जन्म हुआ था उनका। जी। और 4 साल की उम्र में ही उन्हें नृत्य का प्रशिक्षण दिया जाता है वो कंदप्पा पिल्ले की देखरेख में उनका शुरू हो गया था, जो बहुत ही कठोर अनुशासन। वैसे भी जब नृत्य का प्रशिक्षण दिया जाता है तो अनुशासन बहुत ही कठोर रखा जाता है, उसमें बेहद एकाग्रता की जरूरत होती है। जी। और संगीत को पहले अलग अलग वर्गों में नहीं बांटा जाता था, जैसे कि अब हम भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी सब अलग अलग भी सीख सकते हैं, लेकिन उस समय क्या होता था, कर्नाटक संगीत में ये सारी चीजें एक साथ मिलाकर सीखनी पड़ती थी, सभी चीजें सीखनी बहुत अनिवार्य होती थी। और इस तरह से बाला सरस्वती जी ने संगीता कलानिधि की उपाधि के लिए आवश्यक सारी पात्रता, जो भी चीजें होती थी वो प्राप्त कर ली थी। और बाला सरस्वती जी ने 7 साल की उम्र में कांचीपुरम के एक मंदिर में नृत्य का अनुष्ठान किया, या कह सकते हैं पहली बार नृत्य किया। वाह। बालाजी के नृत्य में कल्याणी, जातिस्वरम, वेणुदा, शब्दाम और इस तरीके की और भी बहुत सारी विधाएं शामिल रहीं। और वहीं बाला ने नृत्य करते हुए वरनाम भी गाया है। बाला सरस्वती के नृत्य ने दिलों को जीता और उनके लिए कहा गया कि नृत्य की दुनिया में एक चमकता हुआ सितारा अवतरित हुआ है धरती पर, क्योंकि इस तरह से नृत्य को, गान को पूरी तरह से न्यायपूर्वक वो तभी प्रस्तुत कर सकता है जब उससे जुड़ी हर एक आयाम उसको समझ सके और आत्मसात करे। और उसके लिए जरूरत होती है बहुत कठिन परिश्रम की, सघन साधना की। जी बिल्कुल। और कहते हैं रेणु जी कि बालाजी ने अरंगेत्रम जो होता है ना, यानी कि पहली बार जब किसी नृत्यांगना का मंच पर प्रवेश होता है तो वो सार्वजनिक रूप से प्रस्तुति देती है अपने नृत्य की। तो उस समय उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि जब मैं अपनी कला को लेकर आगे बढ़ रही हूँ तो बताइए मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो उनकी माँ ने कहा था कि बेटा, तुम्हारा नृत्य, तुम्हारा ज्ञान बहुत सुंदर है, अब वो समाज के सम्मुख जा सकता है, लेकिन जीवन में हमेशा एक बात याद रखना, जब तुम मंच पर होगी एक कोई व्यक्ति ऐसा जरूर होगा जो तुमको और तुम्हारी कला को तुमसे ज्यादा जानता होगा। वो तुम्हारा सबसे बड़ा प्रशंसक होगा और उसी के लिए तुम्हें नृत्य करना है। उसे सोचकर जब नृत्य करोगी तो तुम्हें कला में शिखर अर्जित होगा। और बालाजी ने अपनी माँ की ये बात जो थी, ये सीख जो थी, वो गांठ बांध ली। जब बाला सरस्वती किशोरावस्था में पहुंची तब तक वो अपने जो अभिनय की कला थी और नृत्यांगना के रूप में जो अपनी छाप छोड़ चुकी थी, वो जाहिर है कि एक अलग ही उनका मकाम हासिल कर चुकी थी। गौरी अम्मल, चिन्ना नायडू के साथ साथ कंदप्पा पिल्ले की देखरेख में, जैसा कि अभी तुमने कहा, उनका प्रशिक्षण जारी रहा। बहुत ही कठिन उनका प्रशिक्षण चलता था। कुचिपुड़ी शिक्षक वेदांतम लक्ष्मी नारायण सिंह से भी उनकी शिक्षा हुई। बाला सरस्वती को अपनी प्रसिद्धि और नृत्य के प्रदर्शन के लिए रूढ़िवादी समूहों से कड़ी आलोचना का सामना करना ही पड़ा, जैसा कि होता है। और वैसे भी जैसे हमने कहा कि वो पहली महिला थी जो अपने प्रदेश से बाहर निकली। एक नृत्यांगना के रूप में अपने नृत्य का सार्वजनिक प्रदर्शन करने के लिए उनको बहुत कड़ा विरोध सहना पड़ा। जी, लेकिन बालाजी ना तो डरी और ना ही पीछे हटी, और लगातार संघर्ष ने बालाजी को थोड़ा निराश तो किया, लेकिन उनकी कला उस निराशा पर भारी पड़ी और वो भी और ज़्यादा मजबूत बनकर उभरी। और अरैया कुड़ी, रामानुज अयंगर जैसे लोग और संगीत एकेडमी का भी साथ जो उन्हें समर्थन मिला, तो और संस्था और सचिव उनके डॉक्टर राघवन, वो हमेशा उनके समर्थन में खड़े रहे और उन्हें एक मंच प्रदान किया और उनका उत्साह बढ़ाया। और बालाजी की संगीत प्रस्तुतियां इतनी बेहतरीन होती थीं कि उन्होंने सबका दिल जीत लिया था पूरे भारत में। बिल्कुल जाहिर है कि इतने कड़े संघर्ष और इतने रियाज के बाद जो आई थी, बाला सरस्वती की पहली विदेश नृत्य प्रस्तुति टोक्यो में हुई। वहां उनके शानदार नृत्य प्रस्तुति के बाद
हर्वलवुड ने कहा था, मैंने आज दुनिया की 3 सबसे महान नृत्यांगनाओं में से एक को देख लिया। और उसके बाद बालाजी ने अमेरिका के लगभग 16 केंद्रों पर प्रस्तुतियां देने के साथ-साथ सिखाया भी। जी। और रेणु जी तंजौर बाला सरस्वती जी को सन 1957 में 57 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया और सन 1977 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। सन 1918 में उन्हें भारतीय फाइन आर्ट सोसाइटी चेन्नई के संगीत कला सिखमनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें कई नाटक पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया, जिसमें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, मद्रास संगीत अकादमी से संगीता कलानिधि पुरस्कार, मानद विद्या वाचस्पति पुरस्कार जैसे सम्मानों से सम्मानित किया गया। इतने सम्मान के बाद जाहिर है कि पारखी लोगों ने उनकी कला का लोहा तो माना ही, और अपने नृत्य कला संगीत की सेवा करते हुए बाला सरस्वती ने इस कला का प्रशिक्षण भी दिया। ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्होंने प्रदर्शन किया, और फिर इस तरह से संगीत की साधना करते करते 9 फरवरी सन 1984 को बाला सरस्वती ने इस दुनिया को विदा कह दिया। जी, बहुत ही अच्छी वो नृत्यांगना भी थी। तो चलिए इस गीत को सुन लेते हैं। जरूर। ये बात तो बिल्कुल सही है कि गुरु के बिना कोई भी ज्ञान हो संभव नहीं है, और खास तौर से इस तरीके के जो ललित कला होते हैं उनके लिए तो गुरु का सीधे सीधे संपर्क मिलना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल। और उसके साथ साथ जरूरी होता है कि आप किस तरह से अपनी साधना करते हैं, बिल्कुल ध्यान एकाग्र करके।
तो बहुत अच्छा लगा इनके बारे में जानकारी हासिल करके, हमें उम्मीद है कि सखियों को भी अच्छा लगा होगा, है ना? जी बिल्कुल रेनू जी। और कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए थोड़ा सा दिमाग को थोड़ा रिलैक्स कर देती हैं या थोड़ी ताजगी से भर देती हैं। अगर हम कहीं ऐसी जगह घूमने जाएं तो भी वो काफ़ी अलग प्रभाव डालती हैं। हाँ, लेकिन यहीं पर ये बताना चाह रहे हैं कि जी। बाला के बारे में, बाला सरस्वती के बारे में, जी। कि ये तो हम बताना ही भूल गए कि भारत सरकार ने इनके सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया था, जी। 5 रुपए का। तो इस तरह से एक कलाकार जब होता है और उसका सम्मान किया जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। और आज भाई दक्षिण दक्षिण की बात चल रही है, तो भाई आरती विशाखापट्टनम ले जा रही हैं। जी। लेकिन आज फरवरी का महीना है, तो कुछ खास बात है इस बार फरवरी के महीने में कि बहुत कम ऐसा होता है, जबकि लीप ईयर नहीं है, यानी कि फरवरी में 29 दिन नहीं है, जी। 28 है। फिर भी 4 सोमवार है, 4 रविवार है, 4 मंगलवार है, 4 बुधवार है, 4 गुरुवार, 4 शुक्र और 4 शनिवार। तो ये बड़ा खास संयोग है इस बार। 4 का संयोग। नहीं, मतलब चारों हैं, नहीं तो जी। आमतौर पे क्योंकि 28 का महीना हो जाता है तो कुछ न कुछ एक कम हो जी, जाता कम हो है जाता है। दिन। लेकिन इस बार चारों वार पूरे जोर पर है, वार में है, तो बड़ा अच्छी बात है। तो इस तरह से घूमा जा सकता है, यानी कि, है ना? जी बिल्कुल। तो इस बार इतवार भी ज़्यादा पड़ेंगे तो अच्छी तरह से आप घूम फिर सकते हैं, छुट्टी मना सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो विशाखापट्टनम की जब हम बात कर रहे हैं तो इसे पूर्व का गोवा या ईस्ट कोस्ट का गहना भी कहा जाता है। बहुत खूबसूरत जगह है विशाखापट्टनम। जी। विशाखापट्टनम एक प्राकृतिक बंदरगाह भी है, जो पूर्वी तट पर अपनी तरह का पहला बंदरगाह है। विशाखापट्टनम को विजाक के नाम से भी जाना जाता है, अपने अद्भुत समुद्र तटों, आकर्षक पार्क, बौद्ध स्थल और आसपास के दर्शनीय स्थलों जैसे अराकू घाटी है, ये बहुत आकर्षित करती है सबको। ये मतलब सबको अच्छा लगता है, लोग जाते हैं वहाँ। ऐसे ही कैलाशगिरी विशाखापट्टनम के खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक है, जो कि विजाक के केंद्र से लगभग 360 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जहाँ कहते हैं कि अलग ही छटा है, प्रकृति ने अपनी की है। और इसके साथ साथ वहाँ शिव और पार्वती की विशाल मूर्तियां भी बनाई गई हैं। और रोड, ट्रेन फॉर चिल्ड्रन, रोपवे, ट्रॉली, आजकल जो चीज़ें हैं, प्ले पार्क, खेल का मैदान है वहाँ पर, खेल के लिए पार्क है वहाँ पर, ये सारी चीज़ें हैं जो कि पर्यटन के लिए अगर आप जाएं तो आपको मज़ा आएगा। और इसी तरह से फोटोग्राफी के लिए अगर आप फोटो खींचने चाहते हैं तो यहाँ एक से एक सुंदर प्राकृतिक नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल। और इसके अलावा अराकू घाटी में अनंतगिरी की पहाड़ियाँ और उन पहाड़ियों के बीच स्थित बोर्रा गुफा, जो देश की सबसे बड़ी गुफाओं में से एक मानी जाती है। ये लगभग 705 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और बोर्रा गुफा कास्टिक चूना पत्थर से बनी हुई है। अब अगर बात करें कटकी झरने की, तो ये जलप्रपात जो है वो विशाखापट्टनम के दर्शनीय स्थलों में से एक है और ये झरना गोस्तानी नदी से निकला है और लगभग 50 फीट की ऊंचाई से गिरता है, जो पर्यटकों को मंत्र मुग्ध कर देता है। विशाखापट्टनम की यात्रा में जो मुख्य दर्शनीय स्थल हैं, उनमें यारदा समुद्र तट अपनी खूबसूरती के लिए विशेष स्थान रखता है। इसे देखे बिना विशाखापट्टनम की यात्रा अधूरी मानी जाती है। एक तरफ बंगाल की खाड़ी है तो 3 तरफ से शानदार पहाड़ियों से घिरा यारदा बीच अपने सूर्योदय और सूर्यास्त के बेहतरीन दृश्यों के लिए जाना जाता है। जाहिर है, जब दृश्य इतने सुंदर हों तो पर्यटक तो इंतजार करेंगे ही जी। और विशाखापट्टनम बहुत बड़ा बंदरगाह है। यहाँ आने वाले पर्यटक यहाँ का पनडुब्बी संग्रहालय देखना नहीं भूलते, क्योंकि पनडुब्बी जो है वो अपने आप में बहुत अचंभित करती है। ये संग्रहालय ऋषिकोंडा बीच पर स्थित है और इस संग्रहालय में INS कुरसुरा पनडुब्बी को भी देखा जा सकता है। एक और प्रसिद्ध और बेहद खूबसूरत दर्शनीय स्थल है मत्स्य दर्शनी एक्वेरियम। इस एक्वेरियम में समुद्री जल और मीठे पानी की समुद्री प्रजातियों की अनगिनत प्रजाति की मछलियों को संग्रहित किया गया है और इसी तरह से संरक्षित भी उन्हें किया गया है। जी। और इसके अतिरिक्त वुडा पार्क में भी आप जा सकते हैं और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहता है ये, कि क्योंकि आप अगर बच्चों के साथ जा रहे हैं तो पार्क जाना बिल्कुल मत भूलिए, नहीं तो वो आपको जबरदस्ती लेकर जाएंगे। जी। और ये पार्क 37 एकड़ भूमि में फैला हुआ है, जहां लगभग 2500 पेड़ों की प्रजातियां हैं जो पूरे परिदृश्य को बेहद खूबसूरत बना देती हैं। और विशाखापट्टनम में देखने लायक जगहों में एक और विशेष स्थल है, वो है डॉल्फिन नोज। डॉल्फिन नोज यानी जो डॉल्फिन के नाक के आकार के समान दिखने वाला ये समुद्र तट है और देखने वालों का मन मोह लेता है ये बिल्कुल। और इसके साथ ही वहाँ पे विशाखापट्टनम में सिंहचलम मंदिर भी है, जो मुख्य दर्शनीय स्थलों में से एक माना जाता है।
सिंहचलम मंदिर जो है नरसिंह भगवान को समर्पित है। मंदिर में पत्थर से बना हुआ रथ है जिसके किनारे हाथी की मूर्तियां बनी हैं। इसके साथ साथ श्री वेंकटेश्वर स्वामी कोंडा मंदिर भी बहुत सुंदर बना है। 3 पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित इस मंदिर में एक छोटा सा पिरामिड आकार का प्रवेश द्वार है और एक समुद्र तट के पास स्थित काली मंदिर भी आधुनिक स्थापत्य कला का उदाहरण है। इसकी वास्तुकला देखने योग्य है और इसमें ऊंचे खंबे, मेहराब और मीनारे हैं। बिल्कुल। और अब बात करते हैं रॉस हिल की। तो इसका नाम मॉन्सियर रॉस के नाम पर रखा गया। उन्होंने सन 1864 में इस पर एक घर बनाया था जिसे बाद में मदर मैरी चर्च में बदल दिया गया और इसे देखने भी पर्यटकों की भीड़ उमड़ जाती है। अब जान लेते हैं थोटला कोंडा के बारे में, जो कि बौद्ध परिसर है जो चेपला उपटू गांव में एक पहाड़ी की चोटी पर है, जहाँ पे अलग अलग तरीके के स्तूप, चैत्य विहार, हीनयान स्कूल वहाँ के आकर्षण का मुख्य केंद्र बने रहते हैं। तो भाई ये सारी चीज़ें तो है ही, जैसे कि तुमने पहले कहा कि 37 एकड़ भूमि में फैला हुआ और जहाँ पर 2500 पेड़ों की प्रजातियां हों तो वाकई कितना सुंदर नज़ारा होगा। और इसके साथ साथ जब लोग आते हैं तो सरकार भी कुछ ऐसा जी। करती है कि और भी वहाँ पर आकर्षण बना रहे। तो यहाँ पर 625 एकड़ भूमि में फैला हुआ एक प्राणी उद्यान यानी चिड़ियाघर भी बनाया गया है। और जाहिर है कि चिड़ियाघर है तो चारों तरफ पहाड़ियाँ हों और पूर्व में बंगाल की खाड़ी, तो कितना जी। सुंदर ये चिड़ियाघर होगा। प्राकृतिक खूबसूरती के साथ साथ उसमें बहुत सुंदर सुंदर जानवर हैं, बाघ, शेर, पैंथर, हिमालयन काले भालू, बहुत सुस्त भालू भी हैं, दरियाई घोड़ा, बंदर, अजगर, हाथी, मतलब तमाम जाति प्रजाति जी। के जानवर हैं। और जाहिर है कि इसमें इनका आवागमन होता रहता है, तो कभी कोई रहते हैं कभी कोई। इसके अलावा ऋषिकोंडा समुद्र तट जो विजान से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, वहाँ अब आप देखिए बाकी सब चीज़ों के संग आधुनिक बातें भी हैं। तैराकी कर सकते हैं, एयर सर्फिंग कर सकते हैं, स्कीइंग का आनंद उठा सकते हैं यहाँ पर आप। बिल्कुल, ये सब चीज़ें तो आप कर ही सकते हैं। और इसके अलावा विशाखापत्तनम में एक सी पूल यानी कि समुद्र किनारे बनाए जाने वाले स्विमिंग पूल बनाने की भी एक योजना चल रही है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके। क्योंकि अधिकतर लोग रेणु जी कभी गोवा या और जगह को प्रेफर इसलिए जाते थे क्योंकि वहाँ पे थोड़ा डूबने का, जो विशाखापट्टनम का समुद्र तट है, डूबने के डर से भी नहीं जाते थे वहाँ पे तैराकी के लिए, जिनको नहीं आता है। तो इसीलिए सी पूल योजना बनाई जा रही है, जिससे कि वहाँ पे एक स्विमिंग पूल के पास ही वो एक समुद्र के पास ही एक स्विमिंग पूल बना देंगे, तो वहाँ पे आपको बिना डर के आप आराम से तैराकी का आनंद ले सकते हैं। भाई वैसे भी बहुत कुछ है ये सब, आपका स्विमिंग पूल बने चाहे नहीं बने, तरणताल बने या न बने। जी। तरणताल मानव निर्मित है, लेकिन बाकी जो प्रकृति ने अपनी छटा बिखेरी है उसका आनंद उठाया जा सकता है। फिलहाल हम एक संगीत का आनंद आपको दे सकते हैं। बिल्कुल। गाते हैं, भंवरे गुनगुनाते हैं, घुंघरू बजाती है हवा। ऐसे मुस्कुराती है, यूं फिजा बुलाती है, जैसे हो ये मेरी दिलरुबा। पंछी सुर में गाते हैं, भंवरे गुनगुनाते हैं, घुंघरू बजाती है हवा। ऐसे मुस्कुराती है, यूं फिजा बुलाती है, जैसे हो ये मेरी दिलरुबा।
के दिल पे छाया है नशा। अरे ऐसे मुस्कुराती है, यूं फिजा बुलाती है, जैसे हो ये मेरी दिलरुबा। पंछी सुर में गाते हैं, भंवरे गुनगुनाते हैं, घुंघरू बजाती है हवा। ऐसे मुस्कुराती है, यूं फिजा बुलाती है, जैसे हो ये मेरी दिलरुबा। जाने कैसे साहिलों पे आती है धारा इस नदी की, हर किसी को एक दिन तो मिलाती है। ओ नैया बिन खिवैया, जाने कैसे साहिलों पे आती है धारा इस नदी की, हर किसी को एक दिन तो मिलाती है। सच्ची ये कहानी है, पानी जिंदगानी है, सारे जग को है ये पता। ओ ऐसे मुस्कुराती है, यूं फिजा बुलाती है, जैसे हो ये मेरी दिलरुबा। पंछी सुर में गाते हैं, भंवरे गुनगुनाते हैं, घुंघरू बजाती है हवा। ऐसे मुस्कुराती है, यूं फिजा बुलाती है, जैसे हो ये मेरी दिलरुबा, जैसे हो ये मेरी दिलरुबा, जैसे हो ये मेरी दिलरुबा। क्या बात है, पंछी सुर में गाते हैं। जी, बहुत खूबसूरत तो लगता ही है। और बहुत सारे लोगों ने, देखो जब हमने आशियाने की बात की ना, तो बहुत सारे लोगों ने अपनी बातें यहाँ पर साझा कर ली हैं। और कुछ कोई कह रहा है कि बहुत सुंदर आशियाना मेरा है, जब छत से देखता हूँ सूर्य को उगते हुए तो बहुत अच्छा लगता है, और कि जो लालिमा होती है ढलते हुए जब होता है सूर्य, तब भी बहुत अच्छा लगता है। पंछियों की चहचहाहट भी सुनता हूँ मैं आशियाने में, और दाना पानी भी देता हूँ पंछियों को मैं। इतना सुंदर मेरा आशियाना है। तो जाहिर है कि वाकई आशियाना तो सभी को बहुत अच्छा लगता है, जैसा भी होता है ना। जी, और सभी को अपना आशियाना अच्छा लगता है, पसंद आता है। बस ये है कि थोड़ा बहुत हम उसे साज सज्जा से, कुछ ऐसी चीजों से सजा सकते हैं। थोड़ा बहुत नहीं, जब सजाते हैं तभी और खूबसूरत बनता है। जी, देखने वाले देखते रह जाते हैं फिर। हाँ, हमारे एक साथी ने ये भी लिखा कि सुंदरता की खुशबू से भरा है आशियाना मेरा। मेरी दुआ भगवान से यही है कि सबका आशियाना सुंदर हो और महकता रहे सभी का आशियाना। तो हम भी यही दुआ करते हैं। लेकिन जो छोटी छोटी बातें हैं ना, जिनको कि हम करके उसमें और इजाफा कर सकते हैं, वो कुछ अलग ही होती है ना। जी बिल्कुल, जैसे कि आजकल अपने घरों को सजाने के लिए पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा अलग अलग चीज़ों के साथ नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा मैचिंग वाला, जैसे नहीं कि एक जैसी चीज़ें मिलती जुलती हों, सब ऐसा ट्रेंड नहीं चल रहा है, ऐसी चीज़ें नहीं चल रही हैं। जब भी आप अपने घर को एक नई तरह से सजाना चाहें तो अलग अलग चीज़ों को आप मिला सकते हैं। उसको करने से आप परहेज बिल्कुल मत करिए। और घर सजाते समय जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ें हैं वो हैं, सबसे पहले तो आता है बजट आपका, कि आप किस
किस अमाउंट में, किस पैसे में आप कितना काम करना चाहते हैं। और दूसरा ये ध्यान रखना कि क्या ट्रेंड चल रहा है, कैसा फैशन चल रहा है, और साथ ही साथ ये बात भी आप तय कर लीजिए कि आपको कितने समय में घर तैयार करना है। लेकिन ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए ये बात बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करिए कि आपको सहजता किस चीज़ में है, कि आप फैशन के पीछे जाके ऐसा मत करिए कि जो चीज़ आपको पसंद नहीं, आपने किसी के घर में देख ली, वो चीज़ें हैं, वो आप अपने घर में सजाने लगे, वो आपको उसमें आपको सहजता नहीं लगेगी, इसलिए आप उसका भी ध्यान रखिए। बिल्कुल, लेकिन जैसा कि तुमने पहले ही कहा ना कि आजकल जो चल रहा है, चलन है, जो एक रिवाज जो चल रहा है, रीति चल रही है, वो ये है कि आपको जो अच्छा लग रहा है वो भी लोग कर रहे हैं। इसीलिए शायद वो जो मैचिंग वाला है कि बिल्कुल सब एक रास्ता हो, सब एक सा हो, ऐसा नहीं है। बिल्कुल एक पर्दे में जैसे अगर 4 के पर्दे हैं आपके, स्प्लिट हो रहे हैं, तो उसमें एक आप अगर आपका लाल का चल रहा है वो रंग का वो संयोजन, तो कभी कभी ऐसा होता है भूरे के संग वो क्रीम कलर का लगा देते हैं, या बिस्किट कलर का या आमंड कलर का लगा देते हैं भूरे के साथ, तो एक भूरा हो जाता है, एक हल्के रंग का हो जाता है, ताकि कभी मन हो तो आप गाढ़े रंग के पर्दे को खींच लें, बाकी हल्के रंग वाले को किनारे कर दें। तो इस तरह से चल रहा है कि हल्के के संग गाढ़ा रंग का पर्दा हो, या कभी कभी सारे चटक रंग भी रख लेते हैं कि एकदम बिल्कुल फिरोजी है, उसके साथ पीला रख लिया, आम वाला पीला या हल्दी वाला पीला। तो ये आपकी अपनी रुचि है। तो आजकल जैसे कि कपड़ों में बहुत अपनी रुचि चल रही है, जो आपको आरामदेह है वैसा ही लोग कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही घर की सजावट के लिए भी लोगों ने काफी छूट ले रखी है कि जिसका जैसा मन आ रहा है वैसा कर रहा है। बिल्कुल, हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बस आप आंख मूंद के किसी चलन के पीछे आप चल पड़े, बिल्कुल, तो आपको अपना ही घर अजनबी लगने लगेगा फिर तो। इसलिए सजावट में अपनी सहजता जो है वो जरूर दीजिए। जब भी घर सजाना हो तो घर की सजावट के लिए खरीदारी थोड़ा व्यवहारिक बनकर करिए, और बिना सोचे समझे ढेर सारी चीजें खरीद कर मत ले आइए। जब भी कोई चीज खरीदें, जैसे कि सजावट वाली मूर्तियां हैं, मोमबत्ती का होल्डर है, या कोई सुंदर सा कला चित्र आप लगाना चाह रहे हैं वो हो, ये ध्यान में रखते हुए खरीदें कि ये आपके घर को, आपके घर के साथ सज्जा के मुताबिक होना चाहिए। और कमरे को बहुत सारी सजावटी चीजों से आप एकदम से भर देंगे, बहुत सारी चीजें लाके, तो वो भी अजीब सा लगेगा। तो आप सबको लाएं, जो भी चीजें हैं उसको व्यवस्थित ढंग से रखिए। बिल्कुल, ये तो है ही कि हर चीज संतुलित मात्रा में ही अच्छी लगती है। अनुपात देखना पड़ता है कि कितना बड़ा कमरा है, किस रंग की दीवारें हैं, और बाकी जो हमारे जो भी हमारा फर्नीचर है, जो पर्दे हैं, उनका रंग कैसा है, आपकी छत कितनी ऊंची है, कितनी नीची है, इन सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। आपके कमरे में रोशनी कितनी आ रही है, प्रकाश की व्यवस्था क्या है, उनके हिसाब से ही आप रखेंगी। और इसके साथ बिल्कुल सही बात है कि आपको ऐसा ना लगे कि असहज सा लगे कि आप शायद दूसरे घर में नहीं है। हाँ, घर में नहीं है, क्योंकि कभी कभी बहुत ज्यादा हम उसको इतना ज्यादा औपचारिक बना देते हैं कि कभी कभी ये लगता है कि घर वाला जो अपनापन है वो नहीं रह पाता। तो कुछ ऐसी कोशिश करें कि अपनापन भी रहे और सुंदर भी लगे। लेकिन हाँ, खरीदते वक्त जो बात है, जैसे तुमने कहा आरती ना, उसका जरूर ख्याल रखें। और वैसे भी केवल सजावट के लिए नहीं, कोई भी वस्तु अगर हम खरीदें तो जैसे गांधी जी ने कहा था कि उसके पहले सोचें आप 3 बार कि ये हमारे लिए जरूरी है या नहीं। बिल्कुल। तो सजावट जितने में खूबसूरत लगे, प्यारा लगे, उतना रख लें। जी बिल्कुल। और वैसे भी कहा जाता है रेणु जी की रंग हमारी भावनात्मक स्थिति पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। बिल्कुल। इसलिए घर की दीवारें भी जो होती हैं बहुत ही प्रभावशाली होनी चाहिए। तो उनको खिलते हुए रंगों से सजाइए और खिलते हुए जो कलर है, रंग है, और अच्छी सी रोशनी की व्यवस्था अगर हो जाए तो वो कमरों को सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। बिल्कुल, खिलता हुआ रंग जैसे होता है तो मन भी एकदम से खिल जाता है। जैसे नाम से ही इसीलिए कि खिलता हुआ रंग है या डूबता हुआ रंग है, तो मन ऐसा ही करने लगता है। वही एक बात और है आरती, की कभी कभी हमारा मन जैसा होता है हमें वैसा ही रंग पसंद आने लगता है। तो इस पर भी आकलन करना बहुत जरूरी है कि आप देखें कि आपको कौन सा रंग पसंद आ रहा है। लेकिन अगर आपको सच में डूबता हुआ रंग पसंद आ रहा है तो थोड़े दिन आप उसको कह सकते हैं कि उस काम को, उस योजना को या सामान जो खरीदने आप जा रहे हैं रोक दीजिए। आप देखें कि जब आप खुश हैं बहुत, क्योंकि आपको हमेशा खुश रहना चाहिए, तो खुश रहने का जब मौका आए और जब आपका लगे कि दिल खुश है, आप जब खरीदारी करेंगी तो वाकई बहुत खुशनुमा रंगों को पसंद करेंगे, तभी खरीदारी करें, है ना? बिल्कुल। और क्योंकि जो भी चीज हम लगाते हैं अपने घर में, क्योंकि हम 24 घंटे या बहुत ज्यादा से ज्यादा समय अपने घर में बिताते हैं, तो वो रंग हमारे ऊपर बहुत प्रभाव डालते हैं। और 24 घंटे में मतलब अधिक से अधिक न भी गुजारे आरती, लेकिन जैसे जब घर में आते हैं तो एक अजीब सा आराम और सुकून चाहिए होता है। वो हम एक पल के लिए ही देखें भले ही, सही कहा। लेकिन अगर आप
आप अपने घर में आए और आपने जैसे ही घुसे और आपके मनपसंद की चीज नहीं लगी है जी। तो आपका मन खट्टा हो जाएगा, ये बिल्कुल मन सही कहा खराब हो आपने, जाएगा। बिल्कुल, तो जी। ऐसा नहीं है कि हम 5 घंटे देख रहे हैं या 5 जी। मिनट देख रहे हैं, ये निर्भर करता है कि आप उससे कितना जुड़ते हैं। बिल्कुल। तो अपने घर से हम चाहते हैं कि हम जब आए तो एक सारी चीजें मिलकर हमें एकदम से ताजगी दे दें, खुशी दे दें और लगे कि बस हमें बुला रही हैं अपने पास, बिल्कुल, है ना? बहुत बहुत सही कहा आपने ये। बिल्कुल। और साथ ही हम घर के लुक को थोड़ा सा बदलने के लिए जी। अपने लकड़ी का जो फर्नीचर है उस पर हम पॉलिश करवाने के बजाय अगर हमको जो कोई मोटा कपड़ा रहता है जैसे उससे भी हम अपने फर्नीचर को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, थोड़ा सा तो बदलाव ला सकते हैं। तो ये आप नए के साथ में नहीं, पुराने के फर्नीचर के साथ भी आप ऐसा कर सकते हैं। हाँ, यानी कि पुराने फर्नीचर अगर हैं तो आप ये ना सोचें हमेशा से कि उनको बस फेंकना है, बदलना है, दूसरा कुछ लाना है या सिर्फ पॉलिश करवा दी। अगर उस पे जो लगी हुई टेपेस्ट्री है या जो भी कपड़ा लगा हुआ है वो अगर गंदा लग रहा है, फट रहा है या आप उसका रंग बदलना चाहते हैं, जैसे कि बहुत पुराना हो गया है, अब भूरे से फिरोजी आप करना चाहते हैं या गुलाबी करना चाहते हैं या गाढ़ा नीला करना चाहते हैं, तो कुछ भी जो करना चाहते हैं तो आप उसको बदल दें। तो उतने थोड़े से बदलाव से भी बिल्कुल पूरा माहौल बदल जाता है ना, तो वो कर सकते हैं छोटा सा बदलाव। जी। और जैसे कि फूलों वाला है या प्लेन है, कुछ भी आप ले सकते हैं अपने हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से चुन सकते हैं और अपने जो घर का फर्नीचर है उसको एकदम नया बना सकते हैं। बिल्कुल। और आप घर को सजाने में रंग बिरंगी लाइट्स जो रहती हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, वो तो एकदम जगमग जगमग हो जाती है, जी। है ना? जब बात रसोई घर की, रेनू जी, रसोई घर की हो उसको तो भी सजाना पड़ेगा। रसोई घर खुला खुला होना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए एकदम से। तो थोड़ा खुला खुला ही रखें और रसोई घर में प्रयोग होने वाली चीजों को बिखरा कर रखने के बजाय बंद अलमारियों में रखें या कांच के दरवाजे वाली अलमारी में रख सकते हैं, जिससे कि चीजें यहाँ वहाँ फैली हुई नहीं दिखेंगी और किचन जो है वो व्यवस्थित और बड़ा दिखेगा। किचन में लाइट्स की व्यवस्था भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। कि रसोई घर में तो बहुत ज़रूरी है कि प्रकाश की उत्तम व्यवस्था हो, क्योंकि सारी चीज़ें जो भी उसकी साफ सफाई का ध्यान रखना हमारी सेहत से सीधा जुड़ा हुआ है। जाहिर है कि वो कहते भी है ना कि हमारे लिए सेहत का वो घर है, वहीं से शुरुआत होती है कि हम बीमार पड़ें या सेहतमंद रहें। तो रसोई घर की व्यवस्था बहुत ज़रूरी है। हाँ, वहाँ पर एक बात और है कि खूबसूरती के लिए, जैसे कि अगर आपके रसोई घर में थोड़ी सी भी जगह है तो वहाँ पर भी आप एक छोटा सा सजावट के लिए पौधे आदि रख के उसको बना सकती है। लेकिन खूबसूरती की बात आ रही है तो पहले गीत सुन लेते हैं, बाकी बातें हम बाद में आगे करते बिल्कुल, मुझे लग रहा था आप गीत के लिए कहने वाली हैं। आंगन होगा, रिम झिम बरसता सावन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिम झिम बरसता सावन होगा। ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे, प्रेम की गली में, ओ, प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे। कलियां ना मिले ना सही, कांटों से सजाएंगे,
बगिया से सुंदर वो वन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। तेरी आंखों से सारा संसार मैं देखूंगी, तेरी आंखों से, तेरी आंखों से सारा संसार मैं देखूंगी, देखूंगी इस पार या उस पार मैं देखूंगी, नैनों को तेरा ही दर्शन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। फिर तो मस्त हवाओं के हम झोंके बन जाएंगे, फिर तो मस्त हवाओं के, फिर तो मस्त हवाओं के हम झोंके बन जाएंगे। नैना सुंदर सपनों के झरोखे बन जाएंगे, मन आशाओं का दर्पण होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, सावन होगा, सावन होगा। भाई वाकई इतना खूबसूरत अगर होगा तो सब कुछ होगा ही होगा। जी। और जब सितारों की बात की और बरसात की बात करोगी ना सावन की, तो जाहिर है कि थोड़े बड़े पौधे भी लगाने पड़ेंगे सजावट के, है ना? बिल्कुल। तो और घर खूबसूरत हो जाएगा हमारा। और किचन इससे सुंदर कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो हम घर के अंदर लगा सकते हैं, अपने या टेरेस है छत पे लगा सकते हैं, या किचन गार्डन बना सकते हैं उसमें जी। लगा सकते हैं। इससे फायदा भी होता है बहुत ज्यादा रेणु जी। इससे ये जी। होता है कि आप उससे सब्जियां, आप थोड़ी छोटी छोटी चीजें मिर्ची है, टमाटर लगा लिए, वो ले सकते हैं वहां से। बिल्कुल सही बात है। और अभी हम लोग जहाँ बात कर रहे थे किचन की, रसोई घर की, तो हाँ, रसोई घर में भी जी। कुछ पौधे ऐसे, जैसे हमने बताया था कि एक मदर इन लॉ टंग एक करके आता है ना, हाँ तो वो है, या एरिका पाम है। एरिका पाम जैसे बड़ा पौधा है नहीं लगा सकते, लेकिन हाँ मनी प्लांट छोटे सी जगह, छोटे से किसी भी अपने बर्तन में, शीशे का बर्तन हो तो और खूबसूरत लगेगा, उसमें पानी में भी लगा सकते हैं और उसको रसोई घर के एक छोटे से कोने में रख सकते हैं, ताकि वो भी बहुत अच्छे से ऑक्सीजन देता है, तो उससे वातावरण शुद्ध रहेगा। तो रसोई घर में भी उस ताजगी के लिए उसको रखा जी। जा सकता है। नहीं, और अच्छा लगता है वहाँ पे जी। रहने में भी थोड़ा से, क्योंकि ज़्यादातर महिलाएं अपना समय वहाँ बिताती हैं, इसलिए जी। अच्छा रहता है। और अब हम रसोई घर से निकल के थोड़ा सा कमरे में आते हैं वापस, और हर कमरे में कम से कम एक शीशा ज़रूर लगवाइए। कहा जाता है कि क्योंकि साथ ही शीशा एक सुंदर से फ्रेम में लगवा सकते हैं, और फ्रेम आप ऐसा नहीं कि आप बाहर से खरीदने जाएं, उसे आप घर में बना सकते हैं अपने आप, अपने हाथों से। बस ज़रूरत है
थोड़ा सा कलात्मक और रचनात्मक सोचने की। बिल्कुल। और घर पर उपलब्ध जो भी चीज़ें हैं आपके पास छोटी छोटी सी, उन्हीं को आप जोड़ के चिपका के बना सकते हैं फ्रेम अच्छे से। और जब आप खुद बनाते हैं, कोई चीज़ बना के लगाते हैं अपने घर में ना, तो उसकी बात ही अलग होती है। हाँ, वो बहुत सुंदर लगता है और आपको भी अच्छा लगता है। और एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि आपको आपकी अभिरुचि का पता लगता है और उसके जी। साथ साथ जो भी और चीज़ें हैं उनसे उसमें तारतम्यता होती है, क्योंकि जो रंग संयोजन या जो भी चीज़ उसका आकार है वो आप निर्धारित करते हैं। जी। और बहुत छोटी छोटी चीज़ें आजकल अपने हाथ से बनाने के तरीके आ गए हैं, जैसे कि कागज़ की जो चाय वाली ग्लास आती है उससे आप बहुत सुंदर सा लैम्प शेड बना सकते हैं। तो इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे ऊन वगैरह से भी चीज़ें बनती हैं। तो वो सारी चीज़ें अगर आप बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो वो बिल्कुल। आप किसी भी घर में, मतलब कोने में घर में लगा सकते हैं। वैसे ही बहुत सारे ऐसे जो चीज़ें होती हैं सजावट की, उनको रखने के लिए कभी-कभी दीवार पर टांगा जाता है और कभी-कभी आपके घर में कैसी जगह है, उस हिसाब से आप घर के किसी कोने में ज़मीन पर भी रख सकते हैं उसको, है ना? बिल्कुल। और वो और पेंटिंग्स का कई लोग ऐसा होता है ना कि लगाने के चक्कर में पूरे दीवारों को भर देते हैं पेंटिंग जी। से। तो ऐसा भी मत करिए, क्योंकि वो ज़बरदस्ती ठूसी हुई दिखेंगी। तो आप थोड़ी बहुत लगाइए, व्यवस्थित तरीके से लगाइए, अच्छे तरीके से लगाइए, थोड़ी-सी लगाइए। जी। और जैसे कि बेड है आपका, सोफ़ा है, तो दोनों के लिए रंगीन कुशन और तकियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि एक ही रंग के आपने सारे कुशन रख दिए। बिल्कुल, कुशन में अलग-अलग। भी आजकल जैसे तुमने पहले ही कहा था कार्यक्रम में कि बहुत रंग-बिरंगे चल रहे हैं, तो जैसे हमने 2 रंगों का संयोजन बताया है, वैसे आजकल तो 4-5, अगर 5 कुशन है तो 5 अलग-अलग रंगों के भी हो सकते हैं और बहुत जी। सुंदर लगते हैं। तो इस तरह से बहुत सुंदर लगता है अगर आप अपने घर को अपने मन मुताबिक ढंग से सजाएँ और उसमें भी थोड़ा-सा रंगों का ध्यान रखें, थोड़ा अपने बजट का ध्यान रखें और थोड़ा जी। घर के आकार जो है उसका भी ध्यान रखना पड़ता है बिल्कुल। ना? और जैसा कि अभी रेणु जी ने बताया पर्दे के बारे में, तो पर्दे कमरे को हाईलाइट करते, तो उसका चुनाव बिल्कुल उसी हिसाब से करिए आप, जैसा जी। कि बताया उन्होंने भी कि आप कैसे अलग-अलग रंग से आप पर्दे ले सकते हैं और उनको लगा सकते हैं। और ये सब अगर आप करेंगे तो आपकी जो घर की सजावट है ना, वो दूसरे लोग उसकी तारीफ करेंगे और कहेंगे कि भई आपकी जिस तरह से आपने सजाया, हम भी अपना घर उसी तरह से सजाना चाहते हैं। बिल्कुल सही है। लेकिन फिर वही वाली बात आती है कि इसके साथ-साथ ज़रूरत इस बात की है घर में लोगों का आपस में क्या व्यवहार है और कैसे आपसी संवेदनाएँ जुड़ी हुई हैं। जी। उससे जो खूबसूरती आती है वो अलग होती है, यानी कि घर में पारिवारिक हमारे रिश्ते कैसे हैं, इन बिल्कुल। सब का ख़्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है बिल्कुल, ना? बहुत सही कहा आपने। और जब हम घर की बात सजावट की कर रहे हैं, तो बालकनी की जो दीवारें होती हैं, उनका भी आप अच्छे से खिलते हुए कलर से पेंट करवाइए और उस पर कोई अच्छा-सा आप पेंटिंग लगा सकते हैं, प्रकृति की वाली कुछ ऐसी चीज़ लगा सकते हैं, या सुंदर-सुंदर फूल के पौधे रख सकते हैं, या आजकल हैंगिंग पौधे चलन में, जी। तो उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे बालकनी बहुत सुंदर नज़र आएगी बाहर से ही। और अगर आपके घर में टेरेस है, छत है, तो इसमें आप एक छोटा-सा गार्डन तैयार कर सकते हैं, जैसा कि अभी हमने बात करी, और सुंदर-सुंदर वहाँ पे लैंप लगा सकते हैं। जी। उसे सजा सकते हैं। और थोड़ी-सी जगह अगर हम कवर कर लें, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत जो है कुर्सियाँ लगा दी आपने, तो इस तरह से थोड़ा बहुत फर्नीचर लगा सकते हैं, एक झूला रख सकते हैं, कभी आराम से वही, इसका बैठे। तो कोई भी अंत नहीं है। आजकल तो जी। ऐसी घास भी आती है जो आप सिर्फ कारपेट की तरह, कालीन की तरह बिछा लें और आप अगर बालकनी है, जैसे कि छज्जा है आपके यहाँ और आप उसमें बैठना चाहते हैं, तो उसी आकार की उतनी घास आती है और वैसी आप रख लें, तो बिल्कुल लगेगा कि आप कहीं बगीचे में बैठे हुए हैं। तो इस तरह से अपने घर को आप व्यवस्थित रखें, सुंदर रखें और खुश रहें और इसी तरह से मतलब खुशियाँ आपके घर में भरी रहेंगी। जब आप इस तरह से उसको सजाएँगे, तो ज़ाहिर है कि आपको अच्छा लगेगा और हम सबको अच्छा लगेगा। बिल्कुल। चलिए गीत सुन लेते हैं फिर। न जाने क्यों होता है जिंदगी के
भाई हमने जैसे कार्यक्रम के शुरू में बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का स्मृति दिवस है आज। जी हाँ, और आज हम एक महान शख्सियत जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उनको याद कर रहे हैं, जिनका जन्म हुआ 25 सितंबर सन 1916 में और उनका देहावसान हुआ 11 फरवरी सन 1968 में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी राजनीति के अलावा साहित्य में भी गहरी रुचि रखते थे। उनके कई लेख जो हैं वो हिंदी और अंग्रेजी भाषा में उन्होंने लिखे थे, उनका प्रकाशन हुआ था। और पत्रकार होने के साथ साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी चिंतक और लेखक भी थे। जी हाँ, चंद्रगुप्त, जगतगुरु शंकराचार्य, एकात्म मानववाद, राष्ट्र जीवन की दिशा और एक प्रेम कथा उनकी प्रमुख कृतियां हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के राजनीतिक जीवन दर्शन का पहला सूत्र था, भारत में रहने वाला और उसके प्रति ममत्व की भावना रखने वाला मानव समूह एक जन है। उनकी जीवन प्रणाली, कला, साहित्य, दर्शन सब भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत है। इसलिए भारतीय राष्ट्रवाद का आधार ये संस्कृति है। इस संस्कृति में निष्ठा रहे तभी भारत एकात्म रहेगा। तो ये बहुत महान विचार थे। तो आज हम उन्हें नमन करते हैं और उन्हें याद करते हैं। और मौनी अमावस्या के बारे में जैसा आरती तुमने शुरू में कहा था, हमारे एक श्रोता ने बहुत अच्छा लिखकर भेजा है कि हमें नमस्कार कहा है, और वहीं लिखते हैं मौनी अमावस्या का जो है महत्व हिंदू धर्म में विशेष महत्व है और इस पर्व में मौन रहकर ही स्नान किया जाता है। हमें उम्मीद है कि हमारे बहुत सारे श्रोता और दोस्त इस समय सुबह ये काम कर चुके होंगे। मुश्किल हो जरूर, लेकिन करना है। तो और हमारे यहाँ इन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश में मौनी अमावस्या का विशेष स्नान पर्व प्रयागराज में होता है। पूरे देश से और विदेश से भी भक्त आते जाते रहते हैं। यहाँ पर त्रिवेणी संगम स्थल है। तीनों नदियों का संगम प्रयागराज में ही होता है। सबसे खुशी की बात यह है कि भाई विविध भारती यहाँ पर सक्रिय है, स्थानीय और बाहर से आए हुए लोगों का स्वस्थ मनोरंजन करती है। हाँ, ये ज़रूर है कि जब कुंभ लगता है तो इसमें खास तौर से ज़्यादा भीड़ होती है और लोग जाहिर है कि दान पुण्य करते हैं और स्नान करते हैं और इस तरह से अपने इष्ट को याद करते हैं। बिल्कुल। और वैसे भी कहा जाता है कि ऐसे तो किसी भी दिन कटु वर्ड जो मुख से नहीं निकल, शब्दों को नहीं निकलना चाहिए मुंह से। हमेशा अच्छे से बोलिए, मीठा बोलिए, जिससे लोगों के चेहरे पे एक मुस्कान खिल जाए। और अगर अच्छा नहीं बोल सकते हैं तो बेहतर है मौन रहिए। शायद इसीलिए मौनी अमावस्या बना है कि हम मौन रहकर भी अपनी भाव को प्रकट कर सकते हैं और जहां जरूरत न हो वहां मौन रहें। ये मौनी अमावस्या पर अगर हम मौन रहते हैं तो हमें इसका अभ्यास एक तरह से हो जाता है ना। बिल्कुल, हमें ये ऊर्जा को हमारी बचाता भी है मौन रहना। जी हाँ, तो बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। तो बेहतर है कि हम भी अब बोलना बंद कर दें क्या कार्यक्रम लेके, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है। तो हम सखियों से ले विदा और अब अगले कार्यक्रम में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए रेणु चतुर्वेदी और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। सखी सहेली